जय हिंद दोस्तों। क्या हाल समाचार है आपकी? ठीक ठाक हैं? आशा करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। दोस्त, कल की क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे और कल की क्लास में हम लोग इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किए थे। उनमें से था जो क्या है इतिहास का सिलेबस, और क्या क्या क्लास 10th में आती है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो चलिए आज जो है हम लोग इतिहास को पूर्ण रूपेण से स्टार्ट करते हैं। कल की जो भी दोस्त वीडियो नहीं देखे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। वे वीडियो किसी प्रकार से ये क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि कल का क्लास में उतना इंपॉर्टेंट चीज भी था और नहीं भी था। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो अब दिक्कत ही किस बात की है मेरे दोस्त? कहता है ना, हम है तो गम किस बात की। अगर हमारे रहते हुए किसी स्टूडेंट को अगर गम आ जाए तो फिर हम किस काम के। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतिहास को शुरू कर ही देते हैं। आप लोगों के जो मन का तनाव था उन तनाव को भी दूर कर देते हैं। क्यों बार बार आप लोगों को मैसेज करना था। और जो भी ऑफलाइन का स्टूडेंट जुड़े हैं वे भी इसी माध्यम से इतिहास को कवर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम पीडीएफ जो है ऑफलाइन क्लास में दे चुके होंगे और ऑनलाइन में जो है आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज वही मस्ती वही धमाल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? तो फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है दोस्त? यूरोप में राष्ट्रवाद। आखिर में ये भी तो इतिहास का ही हिस्सा है। तो उनसे पहले हम क्या चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो आखिर में इतिहास कहते किसको है। दोस्त, हम ये मान के चलते हैं जो आप इतिहास में कुछ भी नहीं जानते हैं। साफ कहता है ना, निपा पोछा हुआ तो वे निपल पोछल है, कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास कहते किसको है। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास हम लोग किसको कहते हैं और इतिहास में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। दोस्त, इतिहास क्या है? बीते हुए घटनाओं को, जैसे अभी हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये वर्तमान में जो समय चल रहा है ये इतिहास में काउंटिंग होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इनसे पीछे जो हम कुछ जो जैसे कि हम क्लास स्टार्ट किए थे वे इतिहास में आएगा। हाँ आएगा, क्योंकि कहता है ना, बीते हुए समय को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? बीते हुए समय को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास में क्या चीज पढ़ने को मिलता है दोस्त? आप लोग देखे ही होंगे जो आज से पहले, आज से 76 वर्ष पहले जो है हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। 100 वर्ष पहले देखे यानी देखा जाए तो पर भी अंग्रेज का ही शासन था। तो भी तो इतिहास में आज आ गया है। 2020 में जो कोरोना वायरस था, ये कोरोना वायरस का इतिहास में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल ही आ गया होगा। तो इतिहास किसको कहते हैं? बीते हुए समय को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। और इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो हुई हुई घटना, यानी जो घटना पीछे बीत चुकी है उन्हीं घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं। तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इतिहास का डिफिनेशन आप लोग अपना खुद मन से बना सकते हैं। जो बीते हुए समय में हम लोग अध्ययन, यानी बीते हुए समय की घटनाओं का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे ही इतिहास कहते हैं। अब आप लोगों की सोचने की क्षमता है जो कहां तक सोच सकते हैं, उसको ही हम लोग इतिहास कहते हैं। तो प्रॉपर नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है, हम पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, आप लोगों को टेलीग्राम से जाके ले सकते हैं। पहले अभी जो है हमारी लेक्चर, हमारी जो बातों निकल रही है मुंह से, ये अमृत वाणी की समान है दोस्त। अगर एक बात कहीं मिस हुआ ना तो फिर आगे के शब्द समझने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो है इन सभी बातों को इग्नोर ना करते हुए, इन सभी बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कान में अच्छा से ब्लूटूथ या हेडफोन जो भी या खुला में सुनने हैं तो अच्छी प्रकार से सेट कर ले। क्योंकि अगर इतिहास पढ़ा है, अगर पढ़ने में ना मजा आए तो क्यों पढ़ाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इतिहास का जनक किसको कहते हैं? तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। आखिर में हेरोडोटस को इतिहास का हम लोग जनक कहते हैं। और हेरोडोटस ने ही पूरे विश्व के इतिहास की खोज की थी।
और हेरोडोटस ही इतिहास का जनक कहलाता है। ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जैसे हम लोग भारत का रहने वाले हैं, तो ये कौन से देश का रहने वाला था? तो ये यूनान का रहने वाला था। ठीक है। प्रसिद्ध रचना राज तरंग से मिलती, यानी जम्मू कश्मीर में जो इतिहास के बारे में कलह ली गई है, वे प्रसिद्ध रचना राज तरंगी से मिलती है। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, वहां का जो इतिहास की जानकारी प्राप्त की है, वे किसके द्वारा की गई है? जो रचिता बुक आता है, तो राज तरंग से मिलती है। अब कहता है जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला था राज तरंग जी, और इतिहास का कौन खोज किया और क्या क्या इतिहास के बारे में हेरोडोटस जो है जानकारी प्राप्त की, तो ये राज तरंगी जी के पुस्तक से इनकी जानकारी मिलती है। जो हेरोडोटस कौन था, क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। डॉक्टर एस क्रिस्मन के अनुसार जो है, इतिहास बीते हुए समय और चल रहे समय, यानी समय के बीच के नियंत्रण चलता हुआ काल को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। किसके द्वारा? तो डॉक्टर एस के क्रिस्मन के द्वारा। डॉक्टर एस के क्रिस्मन के द्वारा क्या होता है इतिहास? तो बीते हुए समय, यानी जो समय जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अतीत कहते हैं। अतीत के समय और वर्तमान के समय के बीच के जो अंतर है, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। जो समय बीत चुके हैं और जो समय वर्तमान में है, इसके बीच का जो अंतर है, इसको ही हम लोग इतिहास कहते हैं। अब अतीत क्या होता है, वर्तमान क्या होता है और भविष्य क्या, यानी भविष्य क्या होता है? देखिए दोस्त, अतीत हम लोग किसको कहते हैं? अतीत, और एक आता है वर्तमान, वर्तमान, और एक आता है भविष्यत, एक होता है भविष्य। अब अतीत क्या है? तो अतीत होता है बीते हुए समय को, बीते हुए समय को हम लोग अतीत कहते हैं। जैसे हम क्लास स्टार्ट किए थे, ये कहां पर चले गया? तो बीते हुए समय में चले गया। अब आप लोग कहिएगा जो हम कहां पर इतिहास पढ़ रहे थे और कहां आप जो है लाके व्याकरण पढ़ाने लगे। तो नहीं दोस्त, ये हमारी ही इतिहास का कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग को आगे में देखने को मिलेगा। वहां पर यानी नेपोलियन ने ये कर चुका था और कर चुके हैं। तो इन सभी चीजों में आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना ही पड़ेगा। तो अतीत किसको कहते हैं? तो अतीत कहते हैं बीते हुए समय को, और वर्तमान क्या है? तो चल रहे समय को, चल रहे समय को हम लोग वर्तमान कहते हैं। और भविष्यत क्या है? तो भविष्य में आगे आने वाले समय को, आगे आने वाले समय को, समय को हम लोग भविष्य में गिनेंगे। जो कल हम पटना जाएंगे, ये क्या होगा? तो ये भविष्य में आ जाएगा, भविष्य काल में। जो आपको हिंदी व्याकरण में इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से यानी देखने को मिलेगा। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट चैप्टर क्या है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की ओर हम अब बढ़ते हैं। अब यहां से होती है आपकी हिस्ट्री पे प्रहार, और यहां से आपको एक भी शब्द को इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में क्या चीज दोस्त? यूरोप में राष्ट्रवाद। आखिर में ये राष्ट्रवाद शब्द क्या होता है और यूरोप में ही राष्ट्रवाद क्यों उत्पन्न ले, और ये यूरोप में मेन कारण क्या था? राष्ट्रवाद हम कहते किसको हैं? तो देखिए दोस्त, राष्ट्रवाद को हम कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, यानी परिभाषित कर सकते हैं। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? अगर आपको बोल दिया जाए, अगर पाकिस्तान और भारत में अगर युद्ध छिड़ जाए, अगर युद्ध हो गया, अगर उस बीच में आपको बोल दिया जाए जो पाकिस्तान के बारे में कुछ खिलाफ करो, तो क्या कीजिएगा आप? अरे पाकिस्तान को भून देंगे, पाकिस्तान को गोली मार देंगे, पाकिस्तान वालों में इतनी हिम्मत जो इंडिया पे यानी आक्रमण करेगा, ये कर देंगे, वे कर देंगे। ये क्या है? ये तो राष्ट्रवाद ही है। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये राष्ट्रवाद बोल रहा है। नहीं समझे? अभी तक नहीं समझे होंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से समझाते हैं।
राष्ट्रवाद हम उसे कहते हैं जो देश के प्रति प्रेम होता है, भावना होता है, जो देश के प्रति प्रेम रखता है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम, भावना और स्नेहपूर्वक किसी भी चीज को समझना और बारीकी से अध्ययन करना जो है राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? जो देश के प्रति प्रेम भावनाओं को रखता है, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। जो देश के प्रति क्या क्या चीज दोस्त? तो प्रेम रखता है, जो देश के प्रति प्रेम रखता है, देश के बारे में अच्छा सोचता है। अगर कोई मान के चलते हैं, अगर तिरंगा का कोई अपमान करे तो हम लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवादी हैं। और जिसके अंदर ये भावना रहता है ना, उसको हम लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। अब राष्ट्रवाद क्या है? जो देश के अंदर प्रेम भावनाओं को रखता है, जो देश के प्रति अच्छे विचारों को रखता है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये कई बार आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क में पूछ देता है, जो राष्ट्रवाद क्या है डिफाइन करें। तो आप लोग कैसे लिखिएगा? जो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी व्यक्ति में, किसी भी देश के नागरिक में या किसी भी देश के व्यक्ति में प्रेम, स्नेहपूर्वक एवं देश के प्रति लगाव जुड़े हो, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद समझ में आया? अब जो है यहां पर राष्ट्रवादी एक आता है। जो राष्ट्रवादी क्या है? तो राष्ट्रवादी हम लोग किसे कहते हैं? राष्ट्रवादी घबराने की दोस्त बात नहीं है। हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। जो भी टॉपिक यहाँ पर समझाएंगे, जो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवादी क्या है, उनका हम पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो एक बार वहां से जुड़ के आप लोग इनका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जिसको भी पीडीएफ नहीं मिलता है तो वे हमें मैसेज करे या तो कॉमेंट में यानी डाल के छोड़ दे, जो हमें पीडीएफ नहीं मिली है हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। या हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है सुभाष सिंघम 20 या सुभाष सिंघम 21, उन पे जाके मैसेज कर दीजिए। या फेसबुक है सुभाष सिंघम के नाम से चलता है, वहां पे आप जाके मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। कहीं भी पर भी एक कमेंट या मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ समेत पूरी हिस्ट्री का प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब राष्ट्रवादी क्या होता है? जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है उसे ही हम राष्ट्रवादी कहते हैं। अगर हमारी बात करें जो आप क्या है, तो हम एक राष्ट्रवादी हैं। हमारे अंदर देश की प्रेम है, देश की भावना है, देश के प्रति हम अच्छे सोचते हैं, तो हम क्या है? तो हम राष्ट्रवादी हुए। अगर आपके बारे में बात कर दिया जाए तो आप क्या है? तो आप भी राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, आप भी अपने देश के प्रति अच्छे सोचते हैं, देश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? तो राष्ट्रवादी कहेंगे। ठीक है, अब जो है राष्ट्रवादी समझ में आ गया क्या है। अब दोस्त हम लोग चर्चा करते हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है। तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद, यूरोप के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनकी। जब यूरोप का राजा जो था, जब जनता को अधिक शोषण करने लगा ना, शोषण किसको कहते हैं? जब जनता पे अधिक अत्याचार करने लगा, जनता को अत्यधिक टैक्स वसूलने लगा, जिसका जमीन था वहां पर जो है अधिक टैक्स लेने लगा, जहां पर टैक्स यानी 100 रुपया पे 10 रुपया लेना था वहां पर 50 रुपया कर दिया, तो जनता को अधिक जो सताने लगा, तरपाने लगा, तो यूरोप में जो है यूरोप के जनता में राष्ट्रवाद की भावना पनकी और उन्होंने राजाओं का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब आप लोगों को जो है इतिहास में, अब जो है ये जो बुक है इतिहास का, इस बुक में जो है आप लोगों को एक यानी शब्द होगा पुनर्जागरण काल। ये पुनर्जागरण काल क्या होता है ये पहले हम डिस्कस कर देते हैं। पुनर्जागरण काल, ये पुनर्जागरण काल क्या होता है, उसके बाद जैसे ही हम सॉलिड अगर पढ़ भी देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब पुनर्जागरण काल क्या होता है, तो ये पुनर्जागरण काल कब स्टार्ट हुआ था और कब से कब तक था? तो ये पुनर्जागरण काल जो है 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच के काल को ही हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं। 14वीं सदी यानी 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी, जिसको हम लोग शताब्दी भी कहते हैं, शताब्दी।
शताब्दी। तो 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच के काल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पुनर्जागरण काल कहते हैं। अब आप बोलिएगा जो ये शताब्दी आप क्या बोल दिए, शताब्दी किसको कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। शताब्दी बराबर होता है 100 साल। शताब्दी बराबर क्या होता है, तो 100 साल में एक शताब्दी होता है। 100 साल में एक शताब्दी होता है। अगर पूछ दे जो ये जो 2025 चल रहा है ये कौन से शताब्दी में है, तो आप लोगों का क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? हम ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए कहते हैं 21वीं सदी, ऑप्शन बी कहते हैं 22वीं सदी, ऑप्शन सी कहते हैं 19वीं सदी, ऑप्शन डी कहते हैं 20वीं सदी। अब बोलिए जो आपको अगर पूछ देगा जो 2025 को हम किस सदी में रखेंगे, तो क्या आपका ऑप्शन आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों की आंसर जो है ए इज द राइट आंसर, 21वीं सदी है। अब दोस्त ये शताब्दी और यानी शताब्दी कहते किसको है और सदी किसको कहते हैं, तो ये देखिए 100 साल में जो आता है ना उसको हम लोग शताब्दी कहते हैं। अब आपको पूछ देगा जो 1300 जो एक है, 1301 जो है ये किस सदी में आया, तो ये 14वीं सदी में आ गया, 14वीं सदी में। अब बोलिएगा वे कैसे, तो देखिए दोस्त 13वीं सदी जो था वे 1200 ईस्वी से लेके और 1300 ईस्वी तक जो है ये कौन सा था, तो ये 13वीं सदी था। ठीक है, 1201 से लेके 1201 से लेके 1300 ईस्वी तक को हम लोग यानी 13वीं सदी में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1300 से लेके यानी 1301 से लेके और 1400 ईस्वी तक जो है किस में रखेंगे, तो ये 14वीं सदी में आ गया। ठीक है, जैसे अब यहां पर जो इससे आगे आएगा, अब जैसे 1400 से लेके 1401 से लेके 1401 से लेके 1500 ईस्वी को यानी 1500 ईस्वी तक को हम लोग 15वीं सदी कहेंगे। इसी प्रकार से ये 21वीं सदी कब तक चलेगा, तो 2000 ईस्वी से लेके कितना से 2000 ईस्वी से लेके यानी 2001 से लेके 2001 से लेके 2100 ईस्वी तक जो है 2100 ईस्वी तक इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग 21वीं सदी कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 21वीं सदी कहेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक होता है दशक, क्या चीज, तो दशक। अब ये दशक क्या होता है, दशक मतलब होता है 10 साल, यानी 10 साल के समय अंतराल को ही हम लोग दशक कहते हैं। ठीक है, अब पुनर्जागरण काल क्या हुआ, तो 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, यानी 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक 1301 ईस्वी से लेके 1301 ईस्वी से लेके 19वीं सदी तक, यानी 19वीं सदी 1800 ईस्वी तक को बोलेंगे। अब 1301 ईस्वी से लेके 19वीं सदी तक के बीच को जो काल को कहते हैं हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं। यानी 14वीं सदी 2013 यानी 1301 ईस्वी से लेके और 1800 ईस्वी तक को हम लोग क्या कहेंगे, तो पुनर्जागरण काल कहेंगे। इसमें जनता की जागरूकता बढ़ने लगी, जनता को जो है देश के प्रति एक अच्छे व्यवहार और एक देश के प्रति अच्छे ढंग की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। जो अब हमें राजाओं के अधीन में नहीं जीना है, हमें गणतंत्र राज्य की घोषणा करनी है। और जो है वहां का यानी यूरोप का जो शासक था, राजा था, वे था यानी लुई 16वां था। और लुई 16वां एक घोर प्रतिक्रियावादी और कट्टर कहता है ना यानी भ्रष्टाचार राजा था, जो अपने बारे में तो सोचता था, अपने परिवार को क्या कराना है क्या नहीं कराना है, अपने लिए कितना धन वसूलना है, कितना अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो, अपने बारे में तो जान यानी सोचता था, लेकिन अपनी जनता के बारे में, अपनी जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता था। कौन, तो लुई 16वां। लुई 16वां कहां का शासक था, तो वे यूरोप का शासक था। ठीक है, अब दोस्त आप लोग बोलिएगा जो यूरोप क्या है, यूरोप क्या है, तो देखिए दोस्त यूरोप एक महाद्वीप है। जिस प्रकार से अपना लोग एशिया महाद्वीप में है, उसी प्रकार से यूरोप भी एक महाद्वीप है। जैसे ये देखिए ये भारत हुआ, भारत कहां पर है, तो भारत एशिया में है। भारत कहां पर है, तो भारत एशिया में है।
भारत कहाँ पर है? तो भारत एशिया में है। इससे पश्चिम जाइएगा तो यूरोप आएगा, ठीक है। तो यूरोप भी एक महाद्वीप है और वहां पर एक देश है जिसको हम लोग फ्रांस कहते हैं। ये सब घटनाएं जाके फ्रांस से ही आना आरंभ हो गए। तो अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वे कहां से स्टार्ट हुआ? तो यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस से स्टार्ट हुआ और लुई 16वां जो था वहां के शासक था जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, जो जनता की भलाई में बिल्कुल भी नहीं सोचता था और जनता से अधिक शोषण करता था, जिस कारण से जो है जनता की गुस्सा बढ़ी और राष्ट्रवाद की भावना उनके देश के प्रति एक अच्छे व्यवहार और देश के प्रति प्रेम जगा, उनके अंदर राष्ट्रवादी की भावना जगी। उन्होंने राजाओं का विरोध करना स्टार्ट कर दिया और लुई शर्मा को यानी राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ऐसा ही नहीं हुआ, लुई 16वां को राजा पकड़ पकड़ के पूरा पीस बना के जैसे काटता है ना उस प्रकार से काट दिया, उनकी पत्नी को भी काट दिया। तो क्या है इनकी कहानी? उनसे पहले जो है हम लोग इसमें हम यूरोप में जो राष्ट्रवाद है इसमें क्या क्या चीज को पढ़ना है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अरे आप लोगों के साथ 1 साल की क्लास है तो यूं ही कैसे खत्म होने के लिए देंगे? अरे एक एक चीज आपके दिमाग में घुसा के छोड़ेंगे। टेंशन क्यों लेते हैं? हम है तो गम किस बात की? ये इसने ने मेरा फेमस डायलॉग फेमस है हर जगह पे, हम है तो गम किस बात की, समझे? तो चलिए अब जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो क्या क्या चीज पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद में। तो देखिए आप लोगों को लुई 16वां के बारे में इतिहास में कहीं पर भी जो है बुक में चर्चा लगभग में नहीं की हुई है, जहां पर भी की है तो शॉर्ट चर्चा की हुई है। लेकिन हम आप लोगों को जब स्टार्ट करेंगे तो लुई 16वां से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लुई 16वां का जो सेनापति था वे यानी नेपोलियन था। नेपोलियन के बारे में हम लोग चर्चा करते जाएंगे। अब जो है पहला हम लोग नेपोलियन टॉपिक आया, यानी नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पे जो है मेटरनिक के बारे में पढ़ेंगे, मेटरनिक के बारे में पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक है दोस्त, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। फिर हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। जो क्या है जुलाई 1830 की क्रांति। फिर हम लोग 1830 क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, 1830 क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, यानी 1830 की क्रांति का प्रभाव, क्रांति का प्रभाव क्या है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 1848 ईस्वी का क्रांति पढ़ेंगे, क्रांति क्या था। उसके बाद जो है हम लोग इटली का एकीकरण देखेंगे, इटली का एकीकरण क्या था, इटली का एकीकरण क्या था। उसके बाद मेजनी को देखेंगे, मेजनी कौन था, मेजनी कौन था। उसके बाद एकीकरण की द्वितीय चरण देखेंगे, एकीकरण की द्वितीय चरण, एकीकरण की द्वितीय चरण की द्वितीय चरण। उसके बाद जो है हम लोग काउंट काबूर के बारे में देखेंगे, काउंट काबूर के बारे में देखेंगे, जो कौन है काउंट काबूर। उसके बाद गोरीबाल्टी के बारे में देखेंगे। उसके बाद मेजनी का एकीकरण देखेंगे, बिस्मार्क को देखेंगे, यूनान में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे, हंगरी के बारे में देखेंगे, प्लोडो के बारे में देखेंगे और बोहरिया के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं, फर्स्ट जो है नेपोलियन के बारे में देख लेते हैं। जो नेपोलियन क्या है और क्या क्या काम किए और कौन थे नेपोलियन। तो दोस्त ये नेपोलियन कौन थे, तो नेपोलियन जो था ये लुई 16वां, लुई 16वां जो राजा था उनका सेनापति था नेपोलियन। जब लुई 16वां जब जनता पे अधिक अत्याचार करने लगा, जब जनता को लगने लगा जो अब ये राजाओं को हम लोगों को बदलना है, अब हमें इन राजा के अधीन में नहीं रहना है, ये राजा हम लोगों से अधिक शोषण करता है और ये हमारे हित में कार्य नहीं करता है। जब लुई 16वां जो है जनता से अत्यधिक टैक्स वसूलने लगा, जनता को अधिक पीड़ित करने लगा, कोई भी किसी प्रकार की सहायता नहीं करने लगी, तब जो है जनताओं में राष्ट्रवादी भावना जगी और उन्होंने राष्ट्रवाद स्टार्ट कर दिया। और जो है इनका जो नेतृत्व करने लगा वे नेपोलियन बोनापार्ट यानी नेपोलियन था। और नेपोलियन और पूरी जनताओं ने मिलके राजा
का विरोध किया और विरोध करके राजा को एक जगह जाके पकड़ा राजमहल में, और राजमहल में पकड़ के उनको मार दिया और उनकी पत्नी को भी मार दी, और वहां का जो शासक था वह नेपोलियन बन गया। अब नेपोलियन सोचने लगा जो हम क्यों सेनापति रहे, अब कोई योग्य भी नहीं था और ये भी कोई संकोच नहीं है, जो सेनापति ये बहुत ही योग्य था, ये राजा बनने की लायक थी। अब नेपोलियन जैसे ही यूरोप का राजा बना तो इन्होंने जो लुईस वल्वां के द्वारा कुछ कुछ चीजें थी, ये बोला नेपोलियन जो अब हमारे अनुसार शासन होगा और हम जो कहेंगे मेरा संविधान चलेगा, ये चलेगा, वे चलेगा, बहुत सारे अन्य चीजें नेपोलियन ने लागू किया। तो कल की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्या क्या नेपोलियन किया और क्या नहीं किया। तो इसे भी अगर देखें तो आज जो है फिर से मेरा जो है बेसिक इतिहास ही चलने लगा और बेसिक इतिहास के ही बारे में जानकारी प्राप्त किए, जो कि आप लोगों को ये बुक फिर नहीं आज आरंभ हुआ तो फिर से जो है कल, आज तो बेसिक कम से कम जान लिए ना। अब जैसे ही बेसिक कंसेप्ट हो गया ना तो अब घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्लास यानी लगभग 5 क्लास 6 क्लास लग जाएगा, मान के चलते हैं 12 क्लास ही लगो, 15 क्लास ही लगे, लेकिन एक एक चीज आप लोगों के ब्रेन में सेट कर देंगे। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागरूकता का प्रतिफल है या एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता वाहक बनाती है। वही बोले ना जो राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद जो है समाज में रहने वाले व्यक्ति के मन में एक भावनाओं का उत्पन्न लाता है जो देश के प्रति अच्छे यानी प्रेम, व्यवहार और देश के प्रति सम्मानदायक भावना रखता हो, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में यानी पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। अब जो है यूरोप में जो है पुनर्जागरण काल, तो हम बता ही दिए जो पुनर्जागरण क्या है। 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच के काल को ही हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं। ये पुनर्जागरण काल आप लोगों को बता दिए। और यूरोप में जो है इसका बीजारोपण, जिसको हम लोग बीजारोपण किसको कहते हैं? तो बीजारोपण कहते हैं जो नींव रखना। जैसे किसी बिल्डिंग को तैयार करने से पहले हम लोग कैसे नीचे में फर्श बनाते हैं और उसके ऊपर ईंट से ईंट जोड़ के हम लोग बिल्डिंग तैयार करते हैं, तो इसी प्रकार से इसका जो बीजारोपण क्या था, नींव जो रखाया था, वे 14वीं सदी से ही रखा चुकी थी, जो यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी और एक दिन ऐसा समय आएगा जो यहाँ के राजाओं को तबाह करके रख देगा और फिर जो है नया गणतंत्र राज की घोषणा चलेगी और राजतंत्र राज को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो देखिए दोस्त, मेन दिक्कत क्या है, जो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिस कारण से जो है ये बुक ही आप लोगों को सामने में रखना पड़ेगा और इस बुक की ही सहायता से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल बोर्ड मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो वहां पर तो हर चीज लगा रहता है, लिखा रहता है, जिस कारण से टीचर आराम से देखते हैं अपना एलसीडी पे और पढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरी है जो हमें इस बुक को ही देख के पढ़ाना है, समझे? तो ऐसा नहीं सोचिएगा जो ये बुक क्या है। तो ठीक है, तो इसी बुक से हम पढ़ाएंगे और ये पूरी बुक जैसे ही कंप्लीट होगा तो पूरी पीडीएफ हम दे देंगे। अरे नहीं है डिजिटल बोर्ड तो क्या हुआ, किसी से कम चौड़ में चलेंगे। ये क्या करता है, नाच न जाएंगे तो अगना टेढ़, क्या दिक्कत है बे? हम है तो गम किस बात के, यही है ना। तो चलिए, अब परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ। अब जो है ये कहां से, तो फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ना 1789 ईस्वी में, तो वहां से जो है ये अपनी एक रूपरेखा ले ली थी, जो अब जो है अब नहीं छोड़ेंगे। अब जो है हमें देश को गणतंत्र बना के ही रहेंगे, अब राजाओं के अधीन में नहीं रहना है। लेकिन अभी भी ब्रिटेन में अगर देखें तो वहां पर राजा यानी रानी की पद को बहुत ही मान तरीकों से रखा गया है। तो अब जो है ये बुक को हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ये बुक आप लोगों को कल से हम स्टार्ट कर देंगे डेली बाय डेली और चलता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्त, शनिवार को आप लोगों को हिंदी का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है? और हमारी भी मजबूरी को समझ सकते हैं जो हमें इस बुक से ही पढ़ाना है। अब अगर आप लोगों का अगर प्यार दुलार अगर सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी ले सकते हैं, तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। अरे मेहनत करते रहो, कहता है ना मेहनत में ही सब चीज है। तो जब तक मेहनत नहीं होगा तो डिजिटल बोर्ड का क्या ही आना क्या ही जाना, ठीक है?
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के साथ जुड़ने में बहुत मजा आया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें दिल को सुकून मिलती है जब आप लोगों को कुछ बताने के लिए आते हैं। आप लोगों की भविष्य की हम कामना करते हैं, जो बहुत ही अच्छे ढंग से 2026 में मार्क स्कोर कीजिएगा। और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका तो फिक्स है, जो इतिहास का तो कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा, ये गारंटी है। जो 80 का अगर है ना तो 80 में 80 तो वैसे नहीं दे देगा, लेकिन इतना तो जरूर है, जो हमारे साथ जुड़ के रहिए 75 मार्क की गारंटी हम लेते हैं। और आपको 20 इधर मिल गया, टोटल मिला के 95 हुआ, लेकिन 95 पूरेगा नहीं, आपको मिनिमम 93 94 के 94 यानी 93 94 के आसपास आपकी मार्क रहेगी। लेकिन आपको हमारी पूरी वीडियो बहुत ही सरलता पूर्वक से देखना पड़ेगा और एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, और हम जो बताएंगे उन पे आपको वर्क भी करना पड़ेगा, तब मेरे दोस्त ऐसे उठा पाएंगे। नहीं तो ऐसा जो कोई चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।